हेलो गाइस, आई एम कपिल। वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। अगर आपको भी एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़नी है और उसे अच्छी तरह समझना है और या आप भी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो अगर आप भी एनसीईआरटी की हर एक लाइन डिकोड करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो बिना आपका वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं। फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ओके। और इसके जो पिछले के पार्ट्स हैं वो मैंने उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इससे पहले कल एक बच्चे का कमेंट आया था, सर पहले गुलाम स्लो थोड़ा अच्छी तरह और समझा देना। तो मैं वापस गुलाम स्लो में थोड़ा देर के बस 2 मिनट का गुलाम स्लो समझाता हूँ आपको। शॉर्ट स्लो के बस जो ऊपर ऊपर की चीज़ें ना वो देख लेते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो अपनी बोर्ड्स एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, वहाँ वो देख लेते हैं। वो सही रहेगा अपने लिए। तो पढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज होते हैं। पॉइंट चार्ज, व्हाट इज पॉइंट चार्ज? तो पॉइंट चार्ज वो होते हैं तो मान लो दो चार्ज बड़ी ले लिए अपन ने, यहाँ पर, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो, तो फिर क्या होता है, जो चार्ज बड़ी नहीं क्या ऐसे पॉइंट रिगार्ड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपन यहाँ पर जैसे दिया गया कि दो, देखो, व्हेन द लिनेट साइज, जैसे यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। व्हेन द लिनेट साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर मच स्मॉलर, जो चार्ज बॉडी ना बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, स्मॉलर मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉलर, किसके स्मॉलर? देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम, जो इसको डिस्टेंस जो इसको सेपरेट करिए ना, ये जो बीच में डिस्टेंस है इससे भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लगने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो साइज़ होती है ना जो चार्ज बॉडी की, वो क्या होती है, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना अपन। और उसको चार्ज बॉडी को एज ए पॉइंट चार्ज मान लेता है, ठीक है ना। बस ये बताया गया है यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पॉइंट चार्ज नहीं क्या वो किसे कहते हैं। पॉइंट चार्ज उसे कहते हैं जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबी हो, ठीक है, मतलब बहुत अपन से दूर से देखें ना तो ऐसा लगे कि जो चार्ज बॉडी नहीं क्या एज ए पॉइंट लगे अपन को, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटी लगे। तो बस वही है। अब गुलाम्स ने क्या क्या लो दिया था, गुलाम्स ने ये लो दिया था अपना। तो फोर्स होगा बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, ठीक है ना, टू पॉइंट चार्जेस। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है ना, मतलब जो उसकी स्क्वायर होगी ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, मान लो ये आर है, तो इसकी स्क्वायर के बराबर, इसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये दिया था गुलाम्स ने। फिर अगर इसको अपन साथ में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल, फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी अगर अपने इसका साइन हटाना चाहे ना तो अपन इसको इक्वल टू में लिख सकते हैं। जैसे मतलब कैसे लिखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू के, ये के क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये गुलाम्स का क्या था, लो था, बस ये लो था। इसको अपन ने यहाँ पर क्या दिया गया, देखो इसमें यहाँ पर लिखा गया है, बस ये से लेकर यहाँ तक ये लिखा गया है, पढ़ सकते हैं वापस अपन इसको पढ़ लेते हैं एक बार। गुलाम्स मेजर्ड द फोर्स इज बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, देखो मैंने आपको बताया था फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज का निकलेगा, ठीक है ना। गुलाम्स में बस 2 पॉइंट चार्ज के बीच में निकला था। अगर दो से अगर ज़्यादा पॉइंट चार्ज होंगे ना तो गुलाम्स नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। गुलाम्स तो वहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा। तो वहाँ पर अपना पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर या फिर सुपरपोजिशन वो यूज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर फिलहाल अपना 2 पॉइंट चार्ज ही लिया गया गुलाम के द्वारा। गुलाम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एंड फाउंड दैट इट वेरिड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब इन्वर्सली, ठीक है ना। इसे यहाँ पर मैं बताया गया है, फोर्स इन्वर्सली स्क्वायर of the distance and directly proportional to the product of the magnitude of two charges and acted, ये जो acted लिखा है ना, acted along the, ये क्या डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, acted along the line joining, मतलब ये डायरेक्शन बता रहेगा इसको, ठीक है ना। जिस लाइन में अपन इसको ज्वाइन करेंगे ना उसी लाइन में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, ओके। ये इसकी ये अपन लिख देंगे, ठीक है ना। ये आप लिख के आ जाना। और जिससे मैंने समझाया था वो पूरा पूरा समझा के देना, आपको आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। फिर ये अपन पढ़ चुके थे पिछली वीडियोज़ में, और पिछली वीडियो की आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहाँ से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। टॉरिजन बैलेंस क्या होता है, मैं अच्छी तरह एकदम लेंथ तरीके से पूरा समझा रखा है, ठीक है, वहाँ पर मस्त तरीके से एकदम इन्जॉय के साथ में। तो आप वहाँ से भी पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स है जो अपन लास्ट में एक वीडियो डाल देंगे पूरी, उसमें एग्जाम्पल सारे करवा देंगे, ओके। एग्जाम्पल का टेंशन मत लो आप। और यहाँ से फिर अपन पढ़ते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ओके। तो यहाँ से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ये बोलता है कि जो दो पॉइंट चार्ज है ना उनके बीच का जो म्यूचुअल जो फोर्स था ना वो कूलम्स लॉ के द्वारा दिया गया था, ये कूलम्स लॉ के द्वारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज वेयर देर आर नॉट वन बट सेवरल चार्जेस अराउंड। ये बोलता है किसी चार्ज के
पास में एक चार्ज ना होके अगर बहुत सारे चार्ज हुए तो उसका फोर्स कैसे निकालेंगे? तो अपना कूलम्ब्स लॉ ऐसा फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कूलम्ब्स का लॉ यहाँ नहीं लगेगा, तो अपन अलग सा लॉ या देखते हैं क्या से क्या लगता है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या लगेगा यहाँ पर, तो हाउ टू कैलकुलेट, तो देखते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ एन स्टेशनरी चार्ज। अभी हम स्टेशनरी की बात हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। स्टेशनरी मतलब होता है जो रेस्ट में हो, ठीक है ना, जो अपनी जगह से हिले नहीं, मतलब अपनी पोजीशन में टिका रहे, ठीक है ना, जो मोशन में नहीं हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेस्ट या फिर स्टेशनरी चार्जेस। Q1 Q2 Q3 मतलब बहुत सारे स्टेशनरी चार्जेस ले लिए अपन ने वैक्यूम के अंदर, ठीक है ना। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू इन चार्ज Q2 Q3 या फिर लगातार Qn तक बहुत सारे ले लिए, ठीक है ना। इनकी वजह से जो फोर्स होगा जो Q1 पे क्या होगा ये निकालना है अपन को, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ इज़ नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो कूलम्ब्स लॉ होगा ना अपना, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कूलम्ब्स लॉ फेल हो गया। आगे क्या कह रहा है, रिकॉल दैट फोर्सेस ऑफ मैग्नीज्म ओरिजिन एंड अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये पूरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को याद कीजिए, उसके अनुसार ये हो जाएगा। इज सेम ट्रू फॉर फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। ये वैसा सेम होगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो ओरिजिन होता है वैसा सेम हो। तो आगे अपन पढ़ते हैं इसका, देखो इसका भी एक अलग सा मेथड आएगा, वो पढ़ते हैं अपन। एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव कर दिया, देखते हो हम। इट इज़ वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है, ठीक है ना, ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस। मतलब ये चार्ज है कि अपना Q1, इसके ये यहाँ पर ये चार्ज है Q2 हो गया, Q3 हो गया, तो इसकी वजह से जो उसके फोर्स लगेगा ना, वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो वो आगे दिया गया। इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। मतलब जो इन सब का क्या होता है, वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है ना, ये उसे बोलना है। तो वेक्टर सम कर देंगे, जितने भी फोर्स लगेगा ना उस चार्ज के ऊपर, तो उसका कर देंगे वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम कैसे करेंगे, मान लो अपन को फोर्स निकालना है फर्स्ट वाले पे, तो कैसे करेंगे, F12 मतलब जो दूसरे का फोर्स लग रहा है ना, वन पे जो लग रहा है उसको, प्लस F13 मतलब जो वन पे जो फोर्स लग रहा है 3 की वजह से, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, वेक्टर सम हो गया। अपन ने पहले वीडियो में देखा होता, अपने वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। द इंडिविजुअल फोर्स आर अनएफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो बोला अकेले का जो फोर्सेज होंगे ना, अकेले अकेले इनके जो फोर्सेज होंगे, अकेले अकेले के जो फोर्सेज होंगे, ये क्या हो जाएंगे, अनएफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अनएफेक्टेड हो जाएंगे प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। मान लो ये अपना जोर लगाएगा, तो ये बोलेगा भाई मैं भी तो जो हूँ, मैं भी तो यहाँ अपना जोर लगाऊंगा, तो बस इसलिए, ठीक है ना। इसलिए इनका सबका क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, एडिशन करना पड़ता है कि इसका फोर्स कितना लग रहा है, इसका फोर्स कितना लगता है, ठीक है ना, इसका फोर्स क्या लग रहा है, इन सबका अपन क्या एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये F1 है अपना, तो इसका और इसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है ना। F12 का और F13 का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, हमेशा ये रखना, ठीक है ना। बस ये यहाँ पर दिया गया है। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। तो आप अलग से एक प्रिंसिपल सुपरपोजिशन की एक ईजी डेफिनेशन है वो लिख लो, वो सही रहेगा, ठीक है ना। चलो लिखो, स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द अदर चार्जेस, ठीक है ना। चलो वापस बोलता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज, मतलब जो भी टोटल जो इतना फोर्स लग रहा है ना किसी भी एक चार्ज पे, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस। मतलब जितने भी बाकी के चार्जेस है ना, उनके द्वारा तो जो फोर्स लग रहा है ना, उन सब का क्या होता है, वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। ये इजी लैंग्वेज है, ये आराम से अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है ना। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। To better understand the concept, considered a system of three charges Q1, Q2 and Q3 as shown in figure 1.8a। जैसे मान लो ये इसमें दिया गया 1.8a में ये दिया गया, तो ये बोल रहा है बस इसका कॉन्सेप्ट ले लो अपन। द फोर्सेज ऑन वन चार्ज से Q1, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, देखो Q1 ले लिया, चलो ठीक है, ये Q1 ले लिया अपन ने, ड्यू टू टू अदर चार्जेस Q2 एंड Q3, Q2 भी ले लिया, Q3 भी ले लिया। आगे बताओ, can therefore be obtained by performing a vector addition of the force due to each one of these charges. Thus, if the force on Q1 due to Q2 is denoted by F12, हाँ जैसे यहाँ पर लिखा गया F12 लिया गया है, is given by 1.3,
मतलब ये पीछे की बात कर रहा है, ठीक है ना, पीछे के इक्वेशन में अपने लिया गया, ठीक है ना, जो अपन लिखा गया पीछे के इक्वेशन में, मतलब पीछे के इक्वेशन में क्या दिया, ये लिखा गया है, ठीक है ना, जब अपन वो पढ़ते हैं। तो देखो ये बताया गया, जैसे अपन पहले गुलाम्स तो पढ़ते हैं, आपको दिखाई देता हूँ मैं, 2 मिनट लगेगी। देखो यहाँ पर आएंगे, आगे 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 आगे, बहुत आगे आगे, तो यहीं पे आएगा, ये रहा इक्वेशन 1.3, देखो ये रही। तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, बस ये कि ये नहीं कि अपने यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो फोर्स 1 2, मतलब जो फोर्स लगेगा 1 पे 2 की वजह से इक्वल्स टू, अब यहाँ के की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर के की जगह 1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया गया है, ठीक है ना। तो अपन के को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं जनरल फार्मूला में। फिर बाद में Q1 Q2 एज ए फार्मूला गुलाम्स लॉ का वो क्या लगा है, अपॉन R12। R12 क्या है यहाँ पर, R12 डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसकी ये ली गई। देखो यार R12 ये सॉरी R12 ऊपर वाले, ठीक है ना, ये तो पोजीशन यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना इसका। और ये क्या है यहाँ पर, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। इन द सेम वे द फोर्स Q1 ड्यू टू Q3 चार्ज डिनोटेड बाई 1F13, ठीक है ना, इज गिवन बाई, ये सेम टू सेम ऐसा आ जाएगा, बस यहाँ पर 2 की जगह 3 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि ये चार्ज कौन सा है, 3 वाला है, ठीक है ना, बस सेम टू सेम वो आ गया कॉन्सेप्ट। विच इज अगेन Coulomb's force on Q due to Q1 due to Q3 even though other charge Q1 is present। तो बोले हाँ, ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि Q3 मतलब Q2 तो अपने पहले ले लिया, अब ये Q2 तो है ही, उसके साथ साथ अपने Q3 भी ले लिया, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसका टोटल फोर्स कर देंगे, ठीक है ना, मतलब सबका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो द टोटल फोर्स F1 ऑन Q1 ड्यू टू Q1 पे जितना भी फोर्स लगेगा ना, तो बोला टोटल फोर्स F1 ऑन Q1, मतलब Q1 चार्ज पार्टिकल है अपने पास, उस पर जितना भी फोर्स लगेगा ना, ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 और Q2 और Q3 और Q2 की वजह से जितना भी फोर्स लगेगा ना, इज गिवन बाय, अपन इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, फोर्स 1 इज इक्वल्स टू फोर्स 1 2 प्लस फोर्स 1 3, ठीक है ना, बस ये बोल रहा है ये। अब 1 2 फोर्स 1 2 और 1 3 को अपन पहले लिख के चुके हैं, ये रहा देखो, ये रहा, इसको ऐसे कैसे उठा के यहाँ पुट कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया इसने। द अबव कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कैन बी जनरलाइज टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस मोर देन 3। ये बोल रहा है कि जो अपने जो सुपरपोजिशन लगाया है, एडिशन जो किया है वेक्टर्स का, ये अपन 3 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 जो अपन ने फिलहाल 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज मतलब 3 चार्ज लिए, ठीक है ना, अपन ज़्यादा चार्ज ले सकते हैं, ठीक है, इससे भी ये बोल रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 Q2 या Q3 या कितने भी चार्ज लिए Qn तक, द फोर्स ऑन, जो फोर्स होता है Q1 पे ड्यू टू Q2 इज द सेम एज बाई Coulomb's लॉ, Coulomb's लॉ की तरह सेम होगा। इट इज़ अनअफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज Q2 Q3 Q4 या Qn तक। बोल रहा है कि इट इज़ अनएफेक्टेड, मतलब जब अपन एक का लेंगे ना तो ये अनएफेक्टेड रहेगा, मतलब बाकी के चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी सी बात बोल रहा है। Q3 या Q4 का कोई मतलब ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा उस टाइम पे, लेकिन जो अगर Q1 का और Q2 का देखेंगे तो, ठीक है ना। फिर ऐसे कर करके अपन ये एक एक का कर करके देख लेंगे, फिर लास्ट में उसका क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, ओके। बस ये बोल रहा है, लगेगा Coulomb फोर्स से बस थोड़ा अलग लिया है, लास्ट में अपन ने क्या किया है, उसको बस जोड़ दिया है, मतलब वेक्टर एडिशन कर दिया है, ठीक है ना, बस ये बात बोल रहा है अपन। लास्ट में क्या है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस कर दिया है, is then given by the vector sum of forces जैसे Q12 F12 F13 डॉट F1 एंड जो 1 पे जो फोर्स लग रहा है एन चार्ज की वजह से वो दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल लिए गए, देखो एग्जांपल दिखा दिया यहाँ पर, बस सेम टू सेम वैसा ही है कि 1 जो अपना चार्ज लिया अपन ने फर्स्ट वाला, उस पर कितना सा फोर्स लग रहा है, वो ऐसा कैसे प्रेजेंट किया गया पूरा पूरा, ठीक है ना, सेम कर वही बात है। और यहाँ पर देखो ये वही सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है ना। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर सम जो अपन निकालना है एज यूजुअल वैसा का वैसा ही, जैसे हम अपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था, ठीक है ना, वैसा का सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। ऑल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली ए सीक्वेंस ऑफ Coulomb's लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जितने भी बेसिकली जो सीक्वेंस आएंगे ना, वो Coulomb's लॉ के, मतलब यहाँ पर क्या है, अपने दो क्या है,
दो तो चीज़ की है, कूलम्ब्स लॉ लगा है और एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा है, ठीक है ना, बस हो गया काम। ऐसे आप कितनी भी चार्जेस ले सकते हो और उनका आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और जो एग्जाम्पल्स है ये अपन पढ़ेंगे लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स हैं और आपके जेई नीट के तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन नोट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और पहले के टॉपिक अपन पढ़ ही चुके हैं, सब अपन यहाँ अभी पढ़ के आए थे यहाँ से, और अब यहाँ से पढ़ते हैं। चलो, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड इन वैक्यूम एट द ओरिजन ओ। मान लो कोई ओरिजन यहाँ पर है ओ, ठीक है ना, यहाँ पर रख दिया अपन ने क्यू पॉइंट चार्ज। इफ़ वी प्लेस अनदर पॉइंट चार्ज क्यू एट द पॉइंट, कोई पॉइंट मान लिया पी और वहाँ पर रख दिया स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है ना, वेयर ओ पी, और जो इसकी डिस्टेंस होती है ना ओ पी, थोड़ा रुक जाओ, उसको इरेजर से मिटा के सही करते हैं, अच्छी तरह बनाते हैं इसको मस्त से। ये जो ओ पी डिस्टेंस है ना आपकी, ठीक है ना, ये बोल रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं आर, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है ओ पी इजक्वल टू आर है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं देन द चार्ज Q विल बी एग्जर्ट ए फोर्स ऑन Q, मतलब जो बड़ा वाला जो Q वाला चार्ज है ना, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा इस स्मॉल वाले Q पे, एज पर कुलाम्स लॉ के अनुसार, ठीक है ना। कुलाम्स लॉ अपन पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके आराम से उस वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 20 मिनट का वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप कुलाम्स लॉ आराम से जाके पढ़ सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाया उसको, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वी मे आस्क द क्वेश्चन इफ़ चार्ज क्यू इज़ रिमूव। अब बोल रहा है अगर चार्ज क्यू ये चार्ज क्यू है, अगर अपन इसको रिमूव कर देते हैं, मान लो इसको हटा दिया एक बार के लिए अपन ने, इसको मान लो एक बार के लिए अपन हटा दें, ये हट गया, चलो भाई हट गया। अब आगे आगे क्या बोल रहे हैं, अगर अपन इसको हटा दें तो क्या होगा, देन वॉट इज़ लेफ्ट इन द सराउंडिंग। तो ये बोल रहा है कि जो क्यू चार्ज है ये वाला, इसके आसपास सराउंडिंग में क्या बचेगा, देयर इज़ नथिंग, क्या यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं आगे। एनसीईआरटी मतलब बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ है, किसी को पढ़ते ना तो एकदम मज़ा सा आता है लाइन टू लाइन। देखो, इज़ देयर इज़ नथिंग, यहाँ कुछ बचेगा, आपको क्या लगता है। चलो पढ़ते हैं आगे। देयर इज़ नथिंग एट द पॉइंट पी, जो यहाँ पॉइंट पी रहेगा अपने, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं बचेगा। एंड हाउ डज ए फोर्स एक्ट व्हेन वी प्लेस द, कुछ ना कुछ मतलब हाउ डज ए फोर्स एक्ट, कैसे मतलब फोर्स कैसे एक्ट करेगा जब नहीं कि हम इसको मतलब यहाँ पर जो क्यू अपने जब थोड़ा स्मॉल क्यू रखा था पॉइंट पी के ऊपर, तो कैसे फोर्स एक्ट करेगा ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू क्वेश्चन सच आंसर, ऐसे आंसर देने के लिए, ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, ठीक है ना, आंसर देने के लिए यहाँ से पढ़ते हैं। द अर्लियर साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। तो पहले के साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है ना। तो ये फील्ड क्या होती है अब पढ़ते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट द चार्ज क्यू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्यू वाला चार्ज था ना अपने वाला, जो ओ पॉइंट पे रखा था, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट करेगा इस करके, ठीक है ना, इस करके फील्ड जनरेट करेगा एवरीवेयर इन द सराउंडिंग, अपने हर जगह, ठीक है, अपने चारों ओर क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा। फील्ड्स को अपने से लाइन की तरह से मान लेते हैं, ठीक है ना। ये लाइन्स क्या होती है, इमेजनरी होती है, ठीक है ना, इसलिए हमको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कहते हैं। इन जो लाइन्स होती है ना, इमेजनरी लाइन्स, रियल में होती नहीं, बस अपन को मानते हैं, ठीक है ना। वैन अनदर चार्ज, मान लो कोई क्यू चार्ज है, ये यहाँ पर है, इस ब्रॉड एट द पॉइंट पी पे रखा हुआ है, ठीक है ना, मान लो पी पे रखा हुआ है ना, पी पे रखा हुआ है, फिर क्या होगा, द फील्ड देयर इज एक्ट ऑन इट एंड प्रोड्यूस ए फोर्स। तो ये जब ये फील्ड लगेगी ना इसके ऊपर, तो ये फील्ड लगेगी ना, तो क्या करेगी, कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट करेगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो फोर्स वो जनरेट ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज क्यू, इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जाएगी एट द पॉइंट आर पे, इस पॉइंट तक, ये जो आर अपने माना था इस यहाँ तक, उसको क्या कहेंगे, इस गिवन बाई, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ई इक्वल्स टू, तो यहाँ पूरा हटा देते हैं इसको एक बार, ये ले लेते हैं एक बार, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, मतलब ई इक्वल टू, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू के क्यू
अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। या आर कैप क्या, इट इज़ ए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर को अपन एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अपन ने, अगर आपने अच्छी तरह, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपने सही से पढ़ रखा होगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड अपॉन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये होता है यूनिट वेक्टर का तरीका। और यूनिट वेक्टर की हमेशा वैल्यू जो नहीं है कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो 1 के इक्वल टू होता है, वैसे डायरेक्शन शो करने के लिए होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप, नीचे दिया गया है वैसे। आगे आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि के इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। पहले अगर आप पढ़ चुके होंगे तो पहले आराम से, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। और आप सही से पढ़ चुके होंगे तो इतना हो गया बेसिक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बाय द चार्ज क्यू इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वेयर, अब यहाँ बताएगा कि ये जो यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट आर। तो ओरिजिन से, जहाँ से ओरिजिन हुआ था ना ओ से, वहाँ से जो जितना भी आर तक जितना भी था ना डिस्टेंस, वहाँ तक क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। थस इक्वेशन 1.6 स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द ईच वैल्यू ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर की। तो ये बोला कि नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर एक वैल्यू दर्शाएगी, ठीक है ना, हर एक पोजीशन के लिए। आर की जितनी भी पोजीशन है उसकी हर एक पोजीशन के लिए क्या दर्शाएगी, वैल्यू दर्शाएगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ड फील्ड, जो ये जो शब्द है फील्ड, सिग्निफाई हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटीज वेरीज विथ पोजीशन। तो ये फील्ड होता है ना, फील्ड मतलब क्या होती है, जो नहीं कैसे यहाँ पर ये मान ली फील्ड है, मतलब ये हर जगह फैली हुई है, ठीक है ना, मतलब ये हर जगह फैली हुई है ऐसे करके। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये बटी हुई है, ठीक है ना। तो फील्ड सिग्निफाई करता है कि कैसे सम कुछ क्वांटिटीज़ नहीं है, वो बटी हुई है हर जगह, ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन के हिसाब से हर जगह फैली हुई है, ठीक है ना। अभी विच कुड भी, यहाँ पे दिया है विच कुड भी स्केलर और वेक्टर भी हो सकती है और स्केलर भी हो सकती है। तो आप बोलोगे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अगर आपका अच्छी तरह पढ़ा हुआ है 11th क्लास तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कि नहीं पढ़ा हुआ तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। कलर चेंज करते हैं, ऐसे मस्त सा ले लेते हैं, कोई दूसरा कलर नहीं है क्या, छोड़ो ये ले लेते हैं। तो मान लो स्केलर क्या होता है, स्केलर वो होता है जो नहीं क्या ओनली फॉर मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है ना। और जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड शो करता है और साथ साथ क्या शो करता है, डायरेक्शन भी शो करता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर बोलते हैं। और स्केलर किसे कहते हैं, जो ओनली फॉर मैग्नीट्यूड को शो करता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड शो करेगा उसको बोलते हैं। मतलब वेक्टर नहीं, क्या वेक्टर चीज़ दोनों को शो करती है, डायरेक्शन को भी शो करती है और मैग्नीट्यूड को शो करती है। लेकिन स्केलर जो डायरेक्शन को शो नहीं करता। जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं स्केलर का, आप जैसे मान लो आपने लिखा ओनली फॉर 5, ये स्केलर हो गया क्योंकि वेक्टर क्या दर्शा रहा है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है। अब यही मैं बोल दूँ कि 5 kg टूवर्ड्स नॉर्थ, या अपने मान लिया से मान लिया 5 kg ले लिया, तो मान लिया क्या हो गया, ये ओनली फॉर स्केलर हो गया। और यही बोल दूँ 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ सलाह में कितना 5 मीटर ऐसे लिख दिया टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। और आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपके चैप्टर आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बायो के तो फिर भी आप फिजिक्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको 11th क्लास का, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपकी, ये स्केलर हो गया, ठीक है ना। तो स्केलर वेक्टर बहुत आसान है, आराम से पढ़ लेना इसको, कुछ भी झंझट नहीं इतना। द इफेक्ट ऑफ द चार्ज हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सटेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोल रहा है, तो चार्ज का इफेक्ट है ना वो शामिल होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब जैसे अपन को दिखेगा ना चार्ज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इनकॉर्पोरेटेड मतलब यहाँ होता है शामिल होना, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेटेड मतलब इसमें शामिल होगा। जैसे जैसे अपन को चार्ज दिखेगा ना, चार्ज का जो इफेक्ट है ना, देखिए यहाँ पर दिया गया है, फील्ड के अंदर दिख रहा है अपन को, ठीक है ना, ऐसा। वी ऑब्टेन द फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय चार्ज क्यू ऑन ए चार्ज क्यू एज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, ये दिया गया है। तो अपन को ये फोर्स लिखना पड़ेगा। और इस फोर्स को अपन वैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं कि वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट को अपन के लिख सकते हैं, तो इसके वजह से वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे लिखना आसान पड़ेगा आपके। तो अब ये पढ़ लेते हैं, मतलब ये फोर्स देगा, ठीक है ना।
अब इसको एक और तरीका लिखने का, आपको समझाऊँ इसको। ऐसे अपन ने अगर ध्यान से तुमने ध्यान से पढ़ा ना इसको, तो ये देखो ई इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। और अगर अपन इतना इतना इसका एरिया ले लें, अगर स्मॉल क्यू को हटा दें यहाँ से, स्मॉल क्यू को हटा दें तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो आपको ये ऐसा लगता है कि अगर अपन एफ इक्वल्स टू अगर इसको ई और क्यू लिख दे चलेगा, चलेगा ना। तो वैसे ही आगे अपने दिया गया, देखो यहाँ पर दिया गया आगे, बस आगे कुछ नहीं किया और ये दिया गया है, इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द चार्ज क्यू ऑल्सो एग्जैक्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू पे, इस बड़े वाले क्यू पे। तो ये बोल रहा है जो स्मॉल वाला क्यू है ना अपना, जो वो क्या करेगा, वो भी एक कुछ ना कुछ इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा कैपिटल वाले क्यू पे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between charge q and q can be looked upon as an interaction between charge q and the field of q and vice versa। तो बोल रहा है कि ये एक दूसरे पे क्या होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो ये बोल रहा है कि नहीं क्या, जो मतलब एक दूसरे पे नहीं है, मतलब इंटरेक्शन रहेगा, मतलब ये भी इतना फोर्स देगा उस पर बड़ा वाला क्यू भी, और जो स्मॉल वाला क्यू है वो भी इतना फोर्स देगा, मतलब ये इंटरेक्शन एक दूसरे के होगा अपोजिट, मतलब ये फोर्स लगाएंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। If we donate the position of a charge q by the vector r, it experiences a force F equal to the charge q multiplied by the electric force at the location of q। Thus सब अपन ने यहाँ पढ़ लिया था, उधर से वही बता रहे हैं। अगर अपन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू, क्यू मतलब आर से डोनेट कर रहे हैं किसी वेक्टर से, ठीक है ना। जो क्यू की जो पोजीशन है वो किसी आर वेक्टर से डोनेट कर दी, ठीक है ना। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, अब बोल रहा है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना, टू द चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है ये बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन क्यू पे। थर्स फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्यू ऑन के, या अपन इसको ये लिख के भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू क्यू। अपन यहाँ आराम से अगर पढ़ चुके हैं तो बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है। इसके आगे डिफिनेशन भी आएगी आपके, तो ये इंपॉर्टेंट है बस। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, देखना आपके दिखाऊंगा आपको। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है ना, कितना है, न्यूटन अपॉन कूलाम है। आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिमार्क मेड बाय हियर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क बने हुए हैं वो देखते हैं अपन। अभी आप पूछोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एसआई यूनिट कैसे आई, तो आप सिंपल सा तरीका बताऊँ आपको मैं। मान लो यहाँ पर एफ इक्वल टू कितना है, क्यू ई है ना आपके, तो अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने यहाँ ले लिया, इसको यहीं रखा और इसको नहीं के क्यू वाले को, इसको एफ के अपॉन डाल दिया, ठीक है ना। तो ऐसे बनाइए। तो एफ फोर्स का तो हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलाम, तो यहाँ से बन गई यूनिट, ठीक है ना, न्यूटन अपॉन कूलाम ऐसे बनी। तो ये तरीका निकालने का, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट कर लेना चाहे तो नोट कर लो आराम से। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो एक चीज़ दी गई है, पढ़ना देखना। एन अल्टरनेट यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में अपन को यह वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर भी, ठीक है ना, इसकी यूनिट मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क दिए हुए हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं। इक्वेशन 1.8 वी कैन रेफर दैट क्यू इज यूनिटी, मतलब क्यू ये क्या है, यहाँ पर यूनिटी माना गया है, एक माना गया यूनिटी, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एच चार्ज क्यू इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट। थस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट द पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड। तो ये बोल रहा है कि अगर अपन क्यू चार्ज को यूनिटी मान ले, मतलब एक मान ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना क्यू कैपिटल क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स, फोर्स के बराबर हो जाएगी। मान लो ये बोल रहा है फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है क्यू। तो इसको क्यू क्या मान लिया, क्यू को मान लिया अपन यहाँ पर, क्यू को मान लिया यहाँ पर 1, ठीक है, यूनिटी मान लिया। तो क्या हो जाएगा आपको देखो, इसको तो मान लिया 1, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो बस ये बोल रहा है यहाँ पर, ये फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ना, इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय इट, जितना फोर्स होगा उसके बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। थर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जो कैपिटल क्यू चार्ज के उसका वजह से होगा एट द पॉइंट इन स्पेस, स्पेस के अंदर में भी डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ वी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस प्लेस पर रख देंगे तो वैसा फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक डेफिनेशन बनती है। अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी,
जब अपन मतलब किसी पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पे निकालेंगे स्पेस के अंदर, तो ये भी हो जाएगा डेफिनेशन। देखिए क्या होगा, द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ यू प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर उस पॉइंट पे अपन रख देंगे ना, तो क्या होगा, जो फोर्स जो निकलेगा ना, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स इक्वल किससे होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो बस यही है, कुछ भी नहीं है। तो अपन अभी पढ़ चुके हैं एफ इक्वल टू ई के बराबर, बस वही बराबर यहाँ पर बात है, ये यहाँ पर। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, हाँ सही है। आगे पढ़ते हैं, आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द चार्ज क्यू विल विच इज़ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड। सिंपल सी बात है, चार्ज क्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपन बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है ना, ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी में चीज़ें मिलेगी और बाहर कभी भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। किसी नोट्स वोट्स में बहुत कम चीज़ें आती हैं सर, ये एनसीईआरटी में बेसिकली सारी एनसीईआरटी से निकली हुई चीज़ें, और कभी कभी नीट वीट में पूछ ली जाती है। तो आप इस थोड़ा एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से डिकोड करना। ठीक है गाइस, सोर्स चार्ज किसे कहते हैं, सोर्स चार्ज उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन करना ना। और टेस्ट चार्ज उसे कहते हैं जो नहीं क्या, जो एक्सपीरियंस करता है, जो इसी मान लो ये क्यू था अपना, यहाँ पर हमने लिया था ना, ये क्यू था, तो ये तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, और ये क्या था, मतलब ये इसको टेस्ट कर रहा था, ये इसके पास है तो इसके पास है तो इसको टेस्ट हो गया ना, हाँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बंदे के पास। जो टेस्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। जो प्रोड्यूस करेगा ना, देखो, द चार्ज क्यू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड द स्मॉल चार्ज विल टेस्ट द इफेक्ट ऑफ ए सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज के इफेक्ट को टेस्ट करता है ना, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियोस तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए आप इस चैनल को, क्योंकि एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन अपन चल रहे हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलो पढ़ते हैं, मतलब हर एक लाइन इसको अच्छी तरह पढ़ी जाएगी बिना किसी लाइन को छोड़े हुए। ओके, हर एक लाइन का अपन खात्मा कर देंगे यहाँ पर। चलो पढ़ते हैं। नोट दैट द सोर्स चार्ज क्यू मस्ट रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये बोल रहा है जो सोर्स चार्ज अपना रहेगा ना क्यू वाला, ये उसकी उसी अपने पोजीशन पे, ठीक है ना, ओरिजिनल लोकेशन पे ही है। हालांकि इफ़ एन चार्ज क्यू इज बोट एट एनी पॉइंट अराउंड क्यू, अपने क्यू चार्ज है छोटा सा चार्ज, इस अपन को कहीं भी ले सकते हैं, इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। ओके, मतलब इसके जो बड़ा चार्ज है ना क्यू वाला, इसके आसपास कहीं भी ले लिया इसको। आगे क्या करते हैं, क्यू इटसेल्फ इज बाउंड टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू क्यू एंड विल टेंड टू मूव। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो क्यू होगा ना अपना, ये इटसेल्फ मतलब बंदा हुआ है कि एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू क्यू, मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसको ये एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना, ये वाला एक्सपीरियंस करेगा, ये बोल रहे हैं। एंड विल टेंड टू मूव, मतलब अब ये टेंड टू मूव, ये बोला कि ये नहीं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। ठीक है ना, तो ये भी कुछ ना कुछ तो मतलब महसूस करेगा ना, ये भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है ना, ये तो महसूस करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर। आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट देखो, ये नहीं है, ये भी नीचे वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही यहाँ से बस टेस्ट चार्ज इंपॉर्टेंट था आपके और सोर्स चार्ज इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, यहाँ से अच्छी तरह पढ़ लेना इनको। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A way out of his difficulty is to make a q negligible small। तो बोल रहा है अगर अपन q को बहुत स्मॉल लेना, बहुत एकदम छोटा सा ले लें, ठीक है ना, द फोर्स f इज़ देन नेग्लिजिबल। अगर अपन फोर्स मतलब अगर इस q को भी छोटा सा ले लेंगे तो ये फोर्स भी क्या होगा, छोटा सा हो जाएगा। ठीक है ना, बट द रेशियो f, ठीक है ना, ये फोर्स होगा ना क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, बट द रेशियो f अपॉन q इज़ फाइनाइट एंड डिफाइन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये क्या होता है, अपन ने से पढ़ा होता E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है ना, जैसे न्यूटन अपॉन कूलम पढ़ा था ना, बस वैसे ही। ठीक है ना, वहाँ से निकला ये पढ़ा था। ये क्या करेगा, डिफाइन करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हर जगह काम आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन कूलम, तो इसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा। आगे बढ़ते हैं। A practical way to get around the problem of keeping Q under undisturbed in the presence of Q। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो प्रैक्टिकल वे है ना, मतलब जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, इज़ टू होल्ड Q टू इट्स लोकेशन बाय अनस्पेसिफाइड फोर्स। तो बोल रहा है कि Q को नहीं गया जो अपनी पहले पोजीशन पे था, फिर बाद में जो Q आ जाते हैं ना, यहाँ पर देखो अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। ये क्या बोल रहे हैं, हालांकि इफ़ Q चार्ज इज बाउंड, तो अपन इसको कहीं भी पोजीशन मान लीजिए तो यहीं पे रहेगा,
और ये जो क्यू चार्ज है ना, इसको अपन किसी पोजीशन में कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जो अपने वाला बड़ा वाला क्यू नहीं किया अलग क्यू है, इटसेल्फ इज बाउंड टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू क्यू की वजह से, इन क्यू की वजह से, एंड विल टेंड टू मूव। तो ये भी क्या होगा, हिलने डुलने लग जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन में नहीं रहेगा, ठीक है ना, पूरा पूरा ये बता रहा है। तो इसी अनस्पेसिफाइड कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा अपन को इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है ना। दिस में लुक स्ट्रेंज बट एक्चुअली दिस इज वॉट हैपन इन प्रैक्टिस। मतलब ये अपन को अलग सा लगता है, कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है, ठीक है देखने में, लेकिन ऐसा कुछ अपन अगर प्रैक्टिस करें तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन वी आर कंसिडरिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज प्लेनर शीट, सेक्शन 1.15 में दिया गया, ठीक है। सब पढ़ते हैं 1.15 में देखते हैं। तो जैसे ये सेक्शन 1.15 में दिया हुआ है, चलो देखते हैं 1.5 में क्या दिया है, पढ़े इसको पढ़ लेते हैं। एक्चुअली द चार्जेस ऑन द शीट्स आर हेल्ड टू, अपनी लोकेशन पे है, बाय द फोर्स ड्यू टू अनस्पेसिफाइड चार्ज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनसाइड द शीट, मतलब शीट के अंदर ये बोल रहा है। तो बोला कुछ ना कुछ ऐसे ऐसा फोर्स लगा हुआ है उसके ऊपर जो अनस्पेसिफाइड चार्ज कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल लिए गए हैं उस सीट के अंदर अंदर ही, ठीक है ना। चलो देखते हैं, चेक करते हैं कि वो कहाँ पर है। सेक्शन 1.15 पीछे होगा कहीं ना कहीं, तो कहाँ पर है, ये रहा। तो ये बोल रहे हैं, ये देखो ये लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में दिए गए, ठीक है ना, इस सेक्शन में दिया गया। तो आप आराम से जाकर चेक कर सकते हो उसका डायग्राम। ऐसी कुछ शीट ले रखी है, वहाँ से चेक किया गया है, पढ़ते हैं आराम से। तो इस तरीके से लिया गया, मतलब नहीं कि मतलब अनस्पेसिफाइड चार्ज कॉन्स्टेंट ले लिया सीट के अंदर ही, जिससे क्या होगा, मतलब वो नहीं अपनी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है ना। ये दिया गया कुछ भी नहीं। वो आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। आपसे नोट दैट, जितना देखो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी लगभग ये सब कुछ नहीं किया वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके इम्पोर्टेंट क्या है, आपके इम्पोर्टेंट ये है कि नहीं क्या, एक तो टेस्ट चार्ज इम्पोर्टेंट है, सोर्स चार्ज इम्पोर्टेंट है, और एक अपने ये पढ़ा था इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, और इज टू एफ अपॉन क्यू इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जितनी हमने हाईलाइट कर रखे हैं ना, उसको आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा प्लीज़ ज़रूर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं, जो भी मैंने इसको हाईलाइट की है, ठीक है ना। नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू क्यू थो डिफाइंड operationally in terms of some test charge q is independent of q. This is because f is proportional to q. तो बड़ा f is proportional to q होगा ना, तो ये क्या है, टेस्ट चार्ज q इज इंडिपेंडेंट ऑफ q। मतलब टेस्ट चार्ज क्या रहेगा, मतलब खुला आसमान, मतलब ये नहीं कि एकदम इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। मतलब ये जितना जितना इस पर लगेगा ना फोर्स, मतलब जितना ये आगे जाएगा उतना इस पर फोर्स लगेगा, तो ये वो दोनों सेम सेम रहेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। सो द रेशियो f अपॉन क्यू डज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्यू, मतलब क्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, जितना फोर्स लगेगा तो दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू डिपेंड्स ऑन द particular लोकेशन ऑफ चार्ज विच मे टेक एनी वैल्यू इन द स्पेस अराउंड द चार्ज। क्या बकवास दे रखा है यहाँ पर, देखते हैं फिर वापस से। तो ये बोल रहा है कि नहीं कि, तो अपन का जो रेशियो दे रखा है एफ अपॉन क्यू, वो डिपेंड नहीं करेगा अकेले अकेले इस क्यू पे। ये किस पे डिपेंड करेगा, द फोर्स जो होगा ना, जो फोर्स लगेगा क्यू के ऊपर, अपने क्यू भाई साहब के ऊपर, जो छोटे वाला क्यू का जो फोर्स लगेगा बड़े वाले क्यू की वजह से, उस पर डिपेंड करेगा। एक और भी एक लोकेशन पे, एक पार्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है ना। तो ये बताया गया है, और किसी अराउंड स्पेसिफिक के अराउंड द, इस बड़े वाले के अराउंड। चलो वापस से आपको एक मस्त तरीके से समझाता हूँ कहानी की तरह। तो सिंपल सी बात इस वाले टॉपिक में से ये कही गई है, देखो कि अपना जो ये एफ अपॉन जो अपन को क्यू दिया गया है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा अकेले अकेले इस क्यू पर। ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा कि कितना इस स्मॉल क्यू पे, इस कैपिटल क्यू की वजह से कितना तो इसमें चार्ज लग रहा है। जैसे बोल सकते हैं स्टेट चार्ज पे सोर्स चार्ज की वजह से कितना तो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये, और इससे कितना मतलब ये किस लोकेशन पे है, कितना दूर है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो साफ से लिखा गया है यहाँ पर, द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू डिपेंड्स ऑन द चार्ज क्यू, मतलब सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा ऑन द पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ द क्यू, कौन सी लोकेशन में है, लोकेशन पे है, विच में टेक्स एनी वैल्यू द स्पेस अराउंड द चार्ज, जो स्पेस में लोकेशन ले सके, ठीक है ना। बस इतना ही किया गया है, आगे का पढ़ते हैं। थर्स
द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन आर, मतलब स्पेस जो कोऑर्डिनेशन हो गया ना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना अपनी किस पर डिपेंड करेगी, स्पेस कोऑर्डिनेशन आर पे डिपेंड करेगी। फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द चार्ज क्यू ओवरऑल द स्पेस वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक, मतलब अलग अलग पोजीशन मान लो इसकी, कभी यहाँ पर है ये अपना सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज कभी यहाँ पर आ गया, टेस्ट चार्ज कभी यहाँ पर आ गया, टेस्ट चार्ज मान लो कभी कभी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ऐसे बोल रहे हैं। तो हर जगह अलग अलग पोजीशन के लिए अपने पास क्या क्या रहेगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है गाइस, ये बंदा बोल रहा है बात, एनसीईआरटी अपन को ये समझाने की कोशिश कर रही है। द फील्ड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं आराम से करना चाहे तो। ठीक है ना, कि फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहती है 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में रहती है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना इस बात की, क्योंकि कभी कभी आपके ऐसे अलग से क्वेश्चन बन के उठ जाते हैं एक नंबर के, तो आपको फिर दिक्कत करते हैं। चलो फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, क्या पॉइंट है, ये बोल रहा है कि प्लस चार्ज नहीं, क्या जो अपने पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, जो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, फिर हमेशा कहते हैं डायरेक्टली रेडिकल आउटवर्ड, मतलब वो हमेशा नहीं क्या रेडिकल, हमेशा आउटवर्ड रहती है। ठीक है ना, 90 डिग्री से आउटवर्ड निकलेगी। ठीक है ना, जो नेगेटिव चार्ज की रहती है ना वो हमेशा क्या रेडिकली कितनी होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री से निकलेगी लेकिन क्या अंदर की तरफ निकलेगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। पॉजिटिव के लिए ध्यान रखना आप कि पॉजिटिव के लिए क्या रहेगी, डायरेक्टली रेडिकली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से क्या निकलेगी, हमेशा बाहर निकलेगी। ठीक है ना, किसके लिए, पॉजिटिव के चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरे हाथ पे देखें तो इफ द सोर्स चार्ज इस नेगेटिवली, अगर अपना सोर्स चार्ज नहीं गया, अगर नेगेटिव रहा तो क्या होगा, एट ईच पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गया, वो क्या रहेगी, इनवर्ड निकलेगी। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल लेते हैं पॉइंट चार्ज का, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का अपने एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखा भी था अभी अपन ने, दिखाता हूँ आपका एग्जाम्पल। देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और इसके लिए जो निकल रही रेडिकल आउटवर्ड निकल रही है। ठीक है ना, तो बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है ना, तो ये देखो बाहर की तरफ निकल गई सारी, ये एग्जाम्पल ले लिया अपन इसका, समझ गए ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए, क्योंकि आगे काम आने वाली है। ओके, तो ये पॉइंट आप अंडरलाइन आराम से कर लेना, हाईलाइट आराम से लेना इस पॉइंट को। ठीक है ना, ये पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ द चार्ज क्यू फ्रॉम द चार्ज क्यू, ये बोल रहा है देखो जो मैग्नीट्यूड होता है ना किसी फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये बोल रहा है किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, कि जो अपना सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज से कितना दूर है। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, तो साफ साफ लिखा है डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ द चार्ज क्यू फ्रॉम द चार्ज क्यू, बस ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना। जो फोर्स है ना, जो फोर्स लगेगा अपने इस छोटे से टेस्ट चार्ज पे, इस चार्ज की सोर्स चार्ज की वजह से वो कितना लगेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली फॉर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, आगे भी दिया गया था मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज विल ऑल्सो डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस, बस इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये पूरा जो अपना ये पैराग्राफ ये करेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। थस एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, अगर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, मतलब अगर इक्वल डिस्टेंस है ही ना क्यू चार्ज से, मान लो ये यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है, ये डिस्टेंस नहीं, ये भी डिस्टेंस नहीं, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपन को। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज थस सेम ऑन द स्फीयर, जब बोल रहे हैं स्फीयर के अंदर अपन कभी भी देखते हैं ना, तो हर जगह से क्या होती है, बराबर 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 बराबर, है ना, हर जगह बराबर बराबर होगा ना रेडियस, तो इसलिए बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड नहीं, क्या स्फीयर के अंदर क्या होता है, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, बस ये बताने की कोशिश कर रहा है स्फीयर के अंदर, किसी भी पॉइंट चार्ज के अंदर से। चलो, कि और स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री मतलब हर जगह से बराबर बराबर होती है। ठीक है ना, इसलिए बोल रहा है अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, 10-15 मिनट का टॉपिक हो रहा है बस, उसके बाद 2 टॉपिक बाकी है अपने, जल्दी 2 टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है ना, फिर इतना वीडियो बनाएंगे अभी, ये एक टॉपिक और ये वाला एक और टॉपिक, बस कहाँ गया, नीचे 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 नीचे, नहीं बस एक टॉपिक बाकी है, बस ये टॉपिक और ये टॉपिक, बस 2 टॉपिक बाकी है, काम खत्म। आज की वीडियो में इतना ही, तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 Q2
और ऐसे करके Qn, ठीक है, बहुत सारे चार्ज मान लिए विद ए पोजिशन वेक्टर R1, ठीक है ना। मतलब आगे एग्जाम्पल देखो ये देखा है, मतलब Q1 चार्ज मान लिया, Q1 Q2 Q3 Q4, और इसे पोजिशन वेक्टर मान लिया R1 R2 R2 3 करके, ठीक है ना। ऐसे पोजिशन वेक्टर मान लिए इनके। आगे क्या बोल रहा है, रिलेटिव टू सम ओरिजिन O, तो यहाँ कुछ ओरिजिन ले लिया, मान लो O, ठीक है ना। Like electric field at a point in space due to single charge, electric field at a point in space due to system of charge is defined to be the force experienced by a unit test charge placed at that point without disturbing the original position of the Q1 Q2, इन सब के बिना किसी छेड़छाड़ की पोजीशन को अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चल ठीक है ना। Coulomb's law and the superposition principle to determine this field at the point P denoted by position vector R, और इसलिए अपन Coulomb's law और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपने Coulomb's law नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी मेरा अच्छी तरह समझाया गया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो पढ़ाते हैं हम यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये वाली एट R ड्यू टू Q1 इज़ गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब हमको ध्यान है E इक्वल टू कितना होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी तो आपने ध्यान से, तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये R कैप अपने साथ है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। R कैप 1P क्यों है यहाँ पर, 1P देखो यहाँ से आया, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर के साथ ही है। तो ये R कैप 1P इज द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 से लेकर कहाँ तक डायरेक्शन है, P तक डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो डायरेक्शन को शो कर रहा है। एंड R1P इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब Q1 से लेकर P तक के डिस्टेंस को शो कर रहा है। और जो यूनिट वेक्टर नहीं किया कैप के साथ ही क्या शो करता है, हमेशा डायरेक्शन शो करता है। ये बात ध्यान रखना, ये छोटा सा बच्चा नहीं किया, ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है ना, यहाँ से। तो इसी सेम मैनर में, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट R ड्यू टू Q इस पे एट R2 इज़, ये भी सेम टू सेम रहेगी, इज इक्वल टू वही K की जगह अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। आपकी अपनी सुविधा अनुसार आप क्या भी लिखो, सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। K लिख लो यहाँ पर, चाहे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। वेयर जो ये होगा ना, ये वही यूनिट वेक्टर हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ, वही यहाँ से लेकर इसी डायरेक्शन में Q2 से लेकर P तक। एंड R2P जो ये बीच वाला क्या रह जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से Q2 से लेकर P तक। सिमिलरली अपन ऐसे करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड 3 4 5 N तक निकाल लेंगे ड्यू टू चार्जेस Q3 Q4 करते करते, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहे हैं, अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन आ गया। तो ये इस डायग्राम किसका है आपको पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। मतलब यहाँ के दिया है बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट R टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज, तो कितना होगा, अपन अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आपने ध्यान से पढ़ रखा है तो उसके हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सबको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, मतलब करके वेक्टर एडिशन कर देते हैं, ठीक है ना। E1 प्लस E2 करके, ठीक है, लास्ट तक EN निकाल देते हैं, ठीक है ना। बस ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वही अपन ने यहाँ पर क्या सबका एडिशन कर दिया, और फिर E1 की जगह अपन ने जो निकालता वो लिख दिया, E2 की जगह जो निकालता वो लिख दिया, ऐसे करते करते यहाँ तक लिख दिया। अब फिर यहाँ पर क्या कर दिया, लास्ट में सबको समेशन कर दिया। समेशन मतलब, समेशन को देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आई से लेकर, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, N तक, ठीक है ना। 1 से लेकर N तक यहाँ पे बाहर कहीं निकाल दिया, 1 से लेकर N तक, फिर यहाँ Q लगा दिया, अपने लिख दिया R स्क्वायर 1P। मतलब ये बोला, ये इसने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब नहीं क्या 1 से लेकर ये पूरा आ गया। इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये भी आपका सही रहेगा, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो आप समेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, इस फॉर्म में, ये भी सही हो जाएगा आपको एकदम। आगे क्या दिया, E is a vector quantity that varies from one point to another point in space and determined from the positions of source charge। तो बोल रहा है E क्या है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी जो वेरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर स्पेस के अंदर। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी दी गई यहाँ पर, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या करती है, वेरी करती रहती है, ठीक है ना, इस करके। और डिटरमाइन करती है पोजीशन, सोर्स चार्ज की पोजीशन क्या है। अब अगला टॉपिक है, जल्दी पढ़ लेते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अपने NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना है तो अपन को जानना है ना कि हर एक लाइन में क्या दिया गया है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। वी मे वंडर वाई द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस हियर एट ऑल।
तो ये बोल रहा है कि अपन ने यूँ में अब आप सोचते होंगे कि क्यों अपन ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, क्यों अपन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आफ्टर ऑल फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्ज, हर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए द मेजरेबल क्वांटिटी इज द फोर्स ऑन ए चार्ज विल बी डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये बोल रहा है कि किसी भी क्वांटिटी का फोर्स निकालने के लिए अपन को कूलम्ब्स लॉ की और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अपन उसे आराम से क्या निकाल सकते हैं। तो वाई देन इंट्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट क्वांटिटी, इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम यहाँ पर क्यों लिया, तो इस स्टार्टिंग से अपन चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं जो अपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। तो ये बोल रहे हैं क्यों अपन यहाँ पर ये फील्ड को क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो पढ़ते हैं क्यों किया। क्योंकि अपन एक कूलम्ब्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं फिर भी, तो पढ़ते हैं। क्योंकि अपन इसलिए किया था, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्वीनियंट बट नॉट रियली नेसेसरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, अब आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हुई। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है ना। और स्टैटिक मतलब जो होता है, जो नहीं है मतलब रेस्ट पोजीशन पे हो, ठीक है ना। स्टैटिक मतलब रेस्ट, जो अपनी पोजीशन पे हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती है। रेस्ट मतलब जो मतलब हिलता जो मोशन में बिल्कुल भी ना हो, उसको बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिक। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मतलब कॉन्वीनियंट है, मतलब सही है, किसके अनुसार, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड अ सिस्टम ऑफ चार्ज टेल्स यू द फोर्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये बोल रहा है कि अब जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन इसके स्पेस के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि ये फील करेगी, मतलब कोई टेस्ट चार्ज है ना, वो बताएगा आपको कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो महसूस करेगा, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। बस उसी की डेफिनेशन दे रखी है अब इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि एक्सपीरियंस करेगा कि कितना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस वही है। विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम को बिना डिस्टर्बेशन करे या बिना छेड़छाड़ करे, या आपको जो टेस्ट चार्ज है ना वो आपको बता देगा कि जो ये अपने पास क्यू है ना, इसके पास मतलब कितनी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस कर लेगा अपने आप ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ characteristic of a system of charge and is independent of the test charge that you place at a point to determine the field। जो अब फील्ड निकालने के लिए जो आपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा है क्यू वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके इंडिपेंडेंट होती है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। डिपेंडेंट किसकी होती है, एक तो इसकी डिस्टेंस की होती है, ठीक है ना, और अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वापस पढ़ लेना, ठीक है ना। तो आगे से पढ़ते हैं, कहाँ पर आगे, ठीक है। द टर्म फील्ड इज द फील्ड का जो टर्म है ना फिजिक्स के अंदर, जनरली रेफर्स टू ए क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। मतलब फील्ड का मतलब क्या होता है, जो एक क्वांटिटी जो हर एक स्पेस में हर जगह फैली हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फील्ड, ठीक है ना। एंड मैरी फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हो, ये पॉइंट यहाँ पर है तो इसको जाती हर पॉइंट तक जाती हो, ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है वेक्टर फील्ड है, सिंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द ट्रू जो सच्चाई ना फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया है, क्यों लिया है, वहाँ यहाँ अब अपन को यहाँ पर ध्यान पड़ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि देखा जाए तो इमर्ज ओनली व्हेन वी बियॉन्ड इलेक्ट्रोस्टिक, अगर अपन इलेक्ट्रोस्टिक से हट के बात करें ना, इलेक्ट्रोस्टिक मतलब जो रेस्ट पार्टिकल या रेस्ट चार्जेस की बात करता है, अगर उसको अगर अपन एक बार साइड में लेके बात करें ना, एंड डील विद टाइम डिपेंडिंग, मतलब जो टाइम के साथ डिपेंडेंट चीज़ होती है उस देखें, मतलब जो नहीं कि मोशन में होती है चीज़ें, ठीक है ना। जैसे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, ये क्या होता है, सब कुछ मोशन में होता है, ठीक है। जैसे मतलब गाड़ी चल रही है, ये क्या है, मोशन के अंदर हो रहा है काम, अपन चल रहे हैं, सारा काम क्या होता है, मोशन के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे फिनोमेना की बात करें, सपोज वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंट चार्ज, मतलब अलग अलग चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है ना। इन एक्सीलरेटेड मोशन मतलब वो चल रहे हैं, ठीक है, मतलब वो रुक रहे नहीं, रेस्ट पे नहीं, चल रहे हैं, ठीक है ना, अपनी पोजीशन में हिल रहे हैं बार बार, ठीक है ना, हिल रहे हैं, उनके बारे में बात करें। नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विच ए सिग्नल और इन्फॉर्मेशन कैन बी गो फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट स्पीड की होती है सी इज इक्वल टू कितना, लाइट की स्पीड, और वो कितनी होती है 3/8, ठीक है ना, ये होती है हाईएस्ट स्पीड, उसको लाइट की स्पीड कहते हैं अपन। वैसे तो ये 2.999 समथिंग होती है, ठीक है ना। तो ये लाइट की स्पीड होती है, अपन को ध्यान है, बचपन क्लास में पढ़ चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट। थस द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ Q1 ऑन Q2 कैन नॉट,
अराइज इंस्टेंटली, मतलब जल्दी जल्दी नहीं होता, उसमें कुछ क्या टाइम लगाता है, ठीक है ना। Q1 पे जो भी मोशन लगेगा और Q2 से क्या होगा, टाइम कुछ ना कुछ टाइम डिके हो जाएगा उसका। आगे देखा है देयर विल बी सम टाइम डिके बिटवीन द इफेक्ट एंड द कोज। मतलब जो फोर्स लगेगा ना Q1 पे, Q2 पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से, उसमें क्या कुछ ना कुछ टाइम, मतलब कुछ ना कुछ आराम से होगा, क्योंकि दोनों तो चल रहे हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों मोशन के अंदर है। दोनों मोशन के अंदर तो क्या हो जाएगा कि इतनी फास्ट चलेंगे कि मोशन के अंदर होंगे ना, तो इनकी वजह से कुछ टाइम डिले हो जाएगा, कुछ ना धीरे धीरे चलने लग जाएंगे, रेस्ट तो है नहीं इसलिए। इट इज़ प्री, अभी क्यों होगा आगे दिया गया, इट इज़ प्रिंसिपली हियर दैट द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेचुरली एंड वेरी यूजफुल। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपना ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा नेचुरली और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। द फील्ड पिक्चर इज़ दिस, अब यहाँ से द एक्सलेटेड मोशन ऑफ चार्ज क्यू प्रोड्यूस EM वेव्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स क्या होती है, EM वेव्स क्या होती है, देखो मैं बताऊँ आपको, उसको हम EM वेव्स भी बोलते हैं। विच देन प्रोवोकेट विद द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ सी रीचेज Q एंड कोज अ फोर्स ऑन Q2 पे, ठीक है ना। ये बोल रहा है जो अपना Q1 है ना, ये EM वेव्स प्रोड्यूस करेगा, कैसे होती है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके एक वेव्स होती है जो आप अगले चैप्टर में पढ़ लोगे। वो प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, स्पीड ऑफ लाइट की, मतलब लाइट की स्पीड से जाते हुए कुछ ना कुछ फोर्स डालेगा किस पे, Q2 पे। तो बस ये चीज़ अपन को बता दी है यहाँ पर, इसलिए अपन यहाँ पर ये पिक्चर यूज़ करते हैं EM वेव्स की, ठीक है ना, यहाँ पर यूज़ की गई है। द नोशन ऑफ फील्ड एलिगेंट्स अकाउंट्स फ्रॉम टाइम डिके, जो फील्ड का उसको कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या होता है, एलिगेंट होता है और इसके इसलिए यहाँ पर टाइम डिके होता है, ठीक है ना। थस इवन तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय देयर फील्ड, मतलब इन ऑन चार्जेस। अभी बात रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होती है, ये अपने अपने जो फोर्सेस है ना, उनकी तरह ये उनकी इफेक्ट हो गया या कुछ भी फोर्सेस हो गए चार्जेस पे, तो उनसे निकाल सकते हैं। देयर आर रिगार्डेड फिजिकल एंटिटी नॉट मेसली मैथिकली कंस्ट्रक्ट, ये मैथिकली अपन नहीं निकाल सकते, मतलब मैथ से अपन नहीं निकाल सकते उसको, बस ये फिजिकली अपन देख सकते हैं। दे हैव एन इंडिपेंडेंट डायनेमिक्स ऑफ देयर ओन, इनके खुद खुद अलग इंडिपेंडेंट या अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी और मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप हमेशा, ये बोल रहे हैं इनके खुद ये अलग अलग होता है, ठीक है ना। दे इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, मतलब इनके दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग लॉ होते हैं। ये तो EM वेव्स के अनुसार चलती है और वो फील्ड के अनुसार चलेगी, ठीक है ना। तो अगले आगे आपका चैप्टर भी आएगा EM वेव्स का एक अलग से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो भी पढ़ लेंगे, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी आपका चैप्टर आएगा, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना अपन। तो वहाँ से आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि अलग अलग क्यों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अलग क्यों होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होता है, दे इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, ये पढ़ लिया अपन ने। दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी, या एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थर्स अ सोर्स ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और सोर्स ऑफ टाइम डिपेंड, जो टाइम पे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टर्न ऑन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड देन स्विच ऑफ, मतलब थोड़े टाइम के लिए चलती है, फिर क्या होता है स्विच ऑफ, मतलब अपने आप बंद हो जाती है। लीव्स बिहाइंड प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रांसपोर्ट एनर्जी, मतलब थोड़ी देर टाइम के लिए चलती है और अपने पीछे क्या छोड़ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड छोड़ जाती है ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी के रूप में। द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो सब कुछ ऐसा था भाई, ये जो है कॉन्सेप्ट समझने वाला चीज़ है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपना फर्स्ट बंदा था ना जिसने इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था फील्ड का, वो कौन था, फैराडे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बस, और आपके ये सब कोई नहीं पूछेगा कि नहीं क्या कि ट्रांसपोर्ट करती है कि नहीं करती एनर्जी है ना, ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा, बस आपके दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट बंदा कौन था जिसने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, कौन था, फैराडे, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट ये वाली है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी पता ही होती है आपको। और तो स्पीड की लाइट ध्यान रखना, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट मीटर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, ये चीज़ रखना। और फिजिकल क्वांटिटी में इतना कुछ समझ है नहीं वैसे तो, और आगे आपकी ये इंपॉर्टेंट है ही पूरा, तो ये कभी पूछा जा सकता है आपसे सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में, और फिर ये इंपॉर्टेंट है आपके बस। और वैसे इस टॉपिक में तो आपके कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये आगे न्यूमेरिकल्स आगे तो अपन कर लेंगे, ठीक है ना, बाद में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ये आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट
एंड प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, और आपकी तैयारी यहाँ से बहुत अच्छी होने वाली है, मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दिस वीडियो, और इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।